ऑलराइट स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर का। अभी तक हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। क्या टॉपिक है हमारा? व्हाट इज मैटर। क्लास 9th का ये टॉपिक है। ऑलराइट, तो ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो हम बात कर लेते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और 10th क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अभी 10th में हुए हैं और उनको एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर आपका जो स्कूलिंग में जो भी कोविड के टाइम पे हो आपने बहुत सारा सिलेबस मिस किया था। तो अभी अगर आप 10th में एनटीएससी क्रैक करने का सोच रहे हैं तो आपको 9th क्लास फिर से पढ़नी होगी एक बार, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास के वो बच्चे जो एनएससी जेएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8th क्लास से ही हमें 9th क्लास की प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आप एनटीएससी क्वालिफाई एनएससी जेएस क्वालिफाई करें। ऑलराइट, तो आज जो हम करें स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी तक हम बात कर चुके हैं व्हाट इज मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम 3 बेसिक स्टेट्स की बात कर चुके हैं। 3 बेसिक स्टेट्स कौन कौन से बेटा जी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की बात कर चुके हैं। और जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो स्टेट्स है हमारी, वो किस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया था? देयर वर 2 फोर्सेस जो एक्ट कर रहे थे ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या है वो फैक्टर्स? फर्स्ट वाज अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि कितना वो जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। एंड सेकंड, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ एवरी पार्टिकल। ऑलराइट, तो हमने 2 बेसिस पे अभी तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स के केस में क्या था बेटा जी? सॉलिड्स के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा थे, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी। लिक्विड्स के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से कम हो गए थे, ठीक है, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े कम हुए थे तो मोलिकुलर मोशन बढ़ गया था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई थी। ऑलराइट, और जो थर्ड स्टेट है हमारा गैसियस स्टेट जिसकी मैंने बात करी, उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो ये तीनों स्टेट्स हैं। आप हमारे लेक्चर जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल के ऊपर। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 के नेम से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो व्हाट इज मैटर? लेक्चर 1 इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड सॉलिड। लेक्चर 2 इज फॉर लिक्विड स्टेट, उसमें हमने क्या किया था? लिक्विड बॉइलिंग, इवेपोरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किए थे। और थर्ड जो है वो है गैसेस है, उसमें हमने कंडेंसेशन और उसके अलावा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। ऑलराइट, तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसके लिए हम देखेंगे 3 बेसिक स्टेट्स के अलावा भी मैटर की जो स्टेट्स है, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 के अलावा जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या क्या स्टेट्स है देखते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा स्टेट, जिसके बारे में हम बात करें तो दिस प्लाज्मा स्टेट इज नोन एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है? 4th स्टेट है मैटर की। अब ये क्या है? 4th स्टेट। अब इसको हम 5th नहीं कह सकते कि 3 में हम शफल कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट दिस 4th स्टेट इज प्लाज्मा स्टेट ओनली। ऑलराइट, तो ये 4th स्टेट जो है प्लाज्मा ही रहेगी, क्योंकि पहले प्लाज्मा के बारे में पता चला था और बीईसी जो है वो बहुत ही लेटर ऑन डिस्कवर हुई थी, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है। सो दिस प्लाज्मा इज 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या है? गैसेस ही होती हैं। गैसेस ऑलरेडी क्या था? गैसेस की प्रॉपर्टी हाई काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा थी। बट प्लाज्मा स्टेट में क्या हुआ कि सुपर हीटेड गैसेस, अगर गैस ली है हमने, लो डेंसिटी की कोई गैस ली, उसको सुपर हीट किया है, सुपर एक्साइटेड स्टेट में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अगर हम उसको लेके जाए तो जो गैस के पार्टिकल्स है वो आयनाइज होना शुरू कर देते हैं, ब्रेकआउट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने लग जाते हैं। तो क्या करते हैं? आयंस में जब वो ब्रेक होने लगते हैं तो वहाँ पे आयंस हो जाते हैं, ठीक है। तो गैस जब हम लेते हैं, कोई भी गैस, लो डेंसिटी की गैस, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाए तो आयनाइज्ड और सुपर एक्टिवेटेड गैस, जो गैस का एक पूल जो बनता है, दैट पूल ऑफ सुपर एक्टिवेटेड गैस पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। सो इन द स्टेट व्हाट इज इट? In the state all particles get highly activated and charged। इतना क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेवरल थाउजेंड्स पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे टेम्परेचर जाता है, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे ही प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। ऑलराइट, तो सो दे मेक अ पूल ऑफ चार्ज्ड गैसियस पार्टिकल। ऑलराइट, तो गैसेस थी हमारे पास, हमने उनको सुपर हीट कर दिया, तो दैट पूल विच इज क्रिएटेड बाय सुपर एक्साइटेड गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। ऑलराइट, तो प्लाज्मा स्टेट हमारे यहाँ पे है। उसके बाद प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सो फर्स्ट इज पार्टिकल एग्जिस्ट इन सुपर एक्साइटेड स्टेट।
ऑलराइट, सुपर एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है? लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल था जो कि अभी ग्राउंड पे है, अगर उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो क्या करता है, एनर्जी जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा वो भागेगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मूवमेंट करेगा। तो उस स्टेट को जिसमें एक पार्टिकल का मोशन बिल्कुल पागलों की तरह जो घूमने लग जाता है, वो वाला पार्टिकल का मोशन हो जाता है। ऑलराइट, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्लाज्मा की कुछ और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्लाज्मा कैन एग्जिस्ट एट टेम्परेचर्स स्टार्टिंग एट सेवरल 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, सेवरल 1000 डिग्री से स्टार्ट होता है प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करना। ऐसा नहीं है आप घर में बैठ के पानी को हीट कर रहे हैं और उतनी सी हीट देने से आपने कहा कि बहुत ज्यादा बिल्कुल खोलता हुआ पानी ले आए और वेपर्स बना दिए और अब वेपर्स को भी हीट करे जा रहे हैं तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। इतना कम टेम्परेचर पे प्लाज्मा क्रिएट नहीं कर सकते आप, डोमेस्टिक लेवल पे क्रिएट नहीं कर सकते उसको। राइट, तो ये क्या होता है, तो नेचर में खुद से मिलता है या आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा चुका है प्लाज्मा स्टेट, उनके बारे में डिस्कशन भी हम करेंगे। तो प्लाज्मा क्या है, सेवरल 1000 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करता है। अनलाइक गैसेस के अलावा इसका क्या एक्स्ट्रा है, प्लाज्मा में जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली एंड कलेक्टिवली टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये जो पॉइंट है इसको समझना है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होता है, एनी चार्ज पार्टिकल विच एग्जिस्ट, उसका खुद का एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। और एज आई से कि ये जो प्लाज्मा स्टेट है इसमें भी गैसेस सुपर एक्साइटेड हो जाती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और तो जो आयंस होते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल, आयन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट आर आयंस, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ये हम पार्टिकल्स में बता चुके हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, किसी पे भी अगर चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। तो अब चार्ज स्पीशीज है तो क्या होगा बेटा जी, चार्ज स्पीशीज है तो उनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो वही प्लाज्मा स्टेट करती है, दे मे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो स्ट्रांगली रिस्पॉन्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी प्रॉपर्टीज की बात आती है, जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस की करी थी, वैसे ही प्लाज्मा की मेजर प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट इज सुपर एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड इज दे स्टार्ट फ्रॉम several 1000 degree Celsius, okay, and they produce their own magnetic field and respond in the magnetic field of other particles also, all right। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। अब प्लाज्मा स्टेट कहाँ मिलता है, आपने कभी देखा होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, नोटिस नहीं किया होगा, अभी देखते हैं प्लाज्मा स्टेट कहाँ है और कितना एग्जिस्ट करता है। सो एज यू कैन सी, द मेजॉरिटी, दैट इज 90% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज एक्चुअली फाउंड इन प्लाज्मा स्टेट। और हम बोलते हैं कि बेसिक स्टेट 3 होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूनिवर्स का मेजॉरिटी ऑफ द जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में है। और ये तो हमें देखा ही नहीं, हमने इतना देखा ही नहीं, इसको कभी नोटिस नहीं किया। तो अब देखते हैं कैसे ऑल द स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। अभी कितने गैलेक्सी है, उसमें कितने स्टार्स है, इतने स्टार्स हमको दिखते हैं, नहीं भी दिखते, इतने सारे स्टार्स है, सन इज ऑल्सो ए स्टार। तो ये सारे स्टार्स जो है, गैलेक्सी जो है, स्टार्स के जो अंदर स्टार्स जिससे फॉर्म होते हैं, वो भी चीज क्या है, प्लाज्मा है। एवरी स्टार इज मेड अप ऑफ अ प्लाज्मा स्टेट, ओके। तो प्लाज्मा क्या है, ऑल द स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, इवन द स्पेस बिटवीन द स्टार्स इज फिल्ड विद द प्लाज्मा, ओके। स्टार्स जो है प्लाज्मा स्टेट से ही बनते हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी प्लाज्मा क्रिएट कर चुका होता है, क्योंकि पूल जो क्रिएट होता है एक चार्ज पार्टिकल्स का, जो पूल क्रिएट होता है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट, ओके। तो हमने देखा कुछ प्रॉपर्टीज, अब इसके आगे और डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में, कैसे कैसे हमें मिलेगा। तो कॉमन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा अगर हम देखते हैं, देयर आर 2 कॉमन फॉर्म, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या है, 2 तरीके से मिलता है। फर्स्ट इज स्पेस, स्पेस में आपको जो देखने को मिलेगा, तो स्पेस में क्या है, सन, स्टार, सोलर विंड, इंटरस्टेलर नेबुलाe। तो ये सारे क्या है, सन अगर हम देखते हैं, सन में क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, गैसेस है, गैसेस एट हाई टेम्परेचर, यही तो सन है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, बहुत हाई टेम्परेचर है, वहां पे रिएक्शंस हो रही होती है कंटिन्यूसली, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही होती है, तो वो भी एक जो गैसेस का पूल क्रिएट होता है, दैट इज अ प्लाज्मा स्टेट। तो सन है, ऑल द स्टार्स, ऑल द सोलर विंड, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज है प्लाज्मा स्टेट। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल प्लाज्मा, लाइटनिंग,
सेंट एल्मोस फायर, आयोनोस्फीयर, पोलर ऑरोरे, तो ये सारी चीज और जो फ्लेम्स वगैरह है, फ्लेम भी जो अगर कोई चीज जलती है तो फ्लेम जो निकलती है वो सारी चीजें क्या है बेटा, प्लाज्मा स्टेट है। जैसे ऑरोरा, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ ए ऑरोरा, सोलर ऑरोरा, दिस इज सेंट एल्मोस फायर एंड दिस इज लाइटनिंग। लाइटनिंग कब होती है? आपने लाइटनिंग बहुत आसानी से देखी होगी बारिश के टाइम पे, जब आप देखते हैं बिजली कड़कती है जो बहुत ही ठंडर होती है, वो जो चीज है दैट इज लाइटनिंग। और एरोरा क्या है? जब सोलर विंड बेटा, स्पेस में जब सोलर विंड चल रही होती है तो सोलर विंड जैसे ही अर्थ के आयनोस्फीयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर बाद आयनोस्फीयर भी है, तो आयनोस्फीयर से जब वो कांटेक्ट करती है तो वहां पे यूजुअली ये नाइट के टाइम पे दिखता है, तो वहां पे यूजुअली ये आर्कटिक के साइड दिखता है नाइट के टाइम पे, वहां पे ये हमें चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है जब सोलर विंड एटमॉस्फेयर की गैसेस से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे ये लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, तो कुछ ऐसा है हमारा ऑरोरे जो दिखता है। सेंट एल्मोस फायर क्या है? लाइटनिंग के टाइम पे ही कुछ इस तरीके से जो ये बना हुआ है, दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड सेंट एल्मोस फायर। ये भी क्या है, एक सोलर क्या है, सोलर सिचुएशन है, वहीं पे फॉर्म होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा है जो कि कहाँ मिलते हैं आपको, नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग है। स्पेस में देखेंगे तो सारे स्टार्स, और उसके अलावा फिनोमिना जो अकर करते हैं अर्थ पे, जो आप जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दे आर लाइटनिंग, ऑरोरा एंड ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल के अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल भी प्लाज्मा होता है जो हम क्रिएट करते हैं। तो प्लाज्मा कौन कौन से होते हैं? कॉमन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा में आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लाज्मा जो हमने इंसानों ने बनाया है, तो प्लाज्मा डिस्प्ले टीवी, ऑलराइट, रॉकेट एग्जॉस्ट, रॉकेट्स जब होते हैं तो जो एग्जॉस्ट निकलती है, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो बहुत ही हाई अमाउंट में फ्यूल बर्न किया जाता है, और उस टाइम पे बहुत ही तेज फायर वहां से रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी वहां से रिलीज होती है, तो जो एग्जॉस्ट निकलता है वहां से, उधर भी क्या होता है बेटा, प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है। ओके, उसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क, व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क? दो यहाँ पे ये लिए हमने, अगर दो रोड्स लिए हैं आयरन के या किसी भी मेटल के रोड्स को, अगर इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास करते हैं और उनको पास लेके आता है तो एक आर्क प्रोड्यूस होती है ना, एक आर्क प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आर्क जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क। इसके अलावा जो हमारी है प्लाज्मा टॉर्च, ये क्या होती है, कटिंग के लिए यूज होती है, कटिंग पर्पसेस के लिए। दिस इज प्लाज्मा टॉर्च, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पिक्चर इज ऑफ प्लाज्मा टॉर्च, यहाँ से कटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। इसके अलावा नियॉन साइन बल्ब, ऐसे बल्ब आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, जैसे कई रेस्टोरेंट वगैरह के नाम भी इसी तरीके से लिखे होते हैं, जैसे ये है, तो दिस इज नियॉन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब बोलते हैं इनको, ये भी प्लाज्मा स्टेट से ही क्रिएट होते हैं। तो प्लाज्मा क्या हुआ, गैसेस, कोई भी गैस अगर हाई एनर्जी की है वो बहुत ज्यादा आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज होकर एक पूल ऑफ चार्जेस बना लेती है, दैट पूल इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज नेचुरली अकरिंग एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल। अपने जो यूनिवर्स है उसका 90% मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, और एग्जाम्पल्स हमने सारे देखे हैं, सन, स्टार्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा स्टेट। तो क्या है, सेवरल 1000 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम हीट कर देते हैं देन प्लाज्मा स्टेट इज क्रिएटेड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं आफ्टर प्लाज्मा, we'll see the next one, that is BEC, Bose-Einstein condensate। अब ये जो स्टेट है ये बहुत ही लेट डिस्कवर हुई है, एंड दिस स्टेट इज जस्ट ऑपोजिट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा इज सुपर हीटेड स्टेट एंड BEC इज सुपर कूल्ड स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी कॉमन स्टेट नहीं है। इसमें क्या होता है, हम पार्टिकल को इतना ज्यादा ठंडा करते हैं, इतना ज्यादा मतलब उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा लो कर देते हैं, कितना लो, यहाँ पे लिखा है -273.16, -273.16, और यू कैन से डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, ठीक है, इतना उनको ठंडा कर देते हैं किसी भी चीज को। अब इसमें किसको ठंडा करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखते हैं BEC जो है वो क्या होती है, वो डेंसिटी की गैसेस होती हैं, उनको सुपर कूल करना। ठीक है, इट इज अ स्टेट विच इज मेड अप ऑफ सुपर कूल्ड गैशियस पार्टिकल्स। गैशियस पार्टिकल्स को सुपर कूल करके एक स्टेट हम बनाते हैं, इतना कूल कर देते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाते हैं। अब हमने बात की थी, जब स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि एवरी पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स हैज सम एनर्जी।
सबके पास एक एनर्जी होती है, गैसेस मूव करती हैं, लिक्विड भी इंटरमिक्स करते हैं, आपने देखा डिफ्यूजन उसकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा सॉलिड्स भी अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं। बट बीईसी एक ऐसी स्टेट है कि हम इतना ठंडा कर देते, इतना कूल डाउन कर देते, काइनेटिक एनर्जी को इतना रिड्यूस कर देते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन भी सीज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स भी मूव नहीं कर सकते, वाइब्रेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बीईसी देखते हैं और इसका नाम बीईसी क्यों है, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी हम देखेंगे व्हाई द नेम इज बीईसी। सो बोस आइंस्टाइन, दो साइंटिस्ट है यहाँ पे जिनका नेम इंक्लूडेड है। तो लेट्स सी, दिस इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। Alright, fourth state is what? Plasma state, and this is fifth state of matter physically. Okay, the BEC is just opposite to plasma state. ये हमने बताया क्योंकि प्लाज्मा है सुपर हीटेड और ये है सुपर कूल्ड। ठीक है, वेरी रिजिड, इट इज वेरी रिजिड। क्यों रिजिड होता है? क्योंकि 0 केल्विन तक का इसको टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं और उस टाइम पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना भी बंद कर देते हैं, उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इतना ज्यादा कूल कर दिया। ओके, तो इट इज अ स्टेट इन विच एटम्स आर एट द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। जितना पॉसिबल है उतना लोवेस्ट एनर्जी स्टेट हम कर देते हैं। दिस स्टेट इज ऑब्टेन बाय सुपर कूलिंग ऑफ गैस। कैसे बनाते हैं बेटा? देखो, सॉलिड में हमने कहा था, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम है, इसीलिए वो पास पास रहते हैं। और यहाँ पे बच्चों का सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन क्या आता है कि जैसे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल पास पास थे और बीईसी की एनर्जी तो सॉलिड से भी कम है, बीईसी के पार्टिकल तो वाइब्रेट भी नहीं करते। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, सॉलिड्स की या बीईसी की? सॉलिड्स की या बीईसी की? क्योंकि सॉलिड्स में भी कुछ एनर्जी तो होती है, वाइब्रेट करते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और बीईसी में तो मैंने एनर्जी बिल्कुल ही रिड्यूस कर दी। तो सबको लगता है कि जब एनर्जी ही नहीं है तो कोई कहीं जा ही नहीं रहा तो उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती होगी, हाईएस्ट डेंसिटी बीईसी में। बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी सॉलिड में होती बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसको माइंड दिस वर्ड, क्या होता है ये जो बीईसी है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सुपर कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। बहुत ही लो डेंसिटी की गैस लेते हैं। ऑलरेडी बीईसी खुद ही बोल रहा है कि बहुत लो डेंसिटी की गैस लेते हैं हम, सॉलिड भी नहीं, बहुत लो डेंसिटी की गैस लेते हैं और उसको कितना, अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर से बहुत ही कम डेंसिटी, कितना कम, 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। इतनी कम डेंसिटी की गैसेस को सुपर कूल करके बीईसी स्टेट ऑब्टेन होती है। तो जब डेंसिटी इतनी कम है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई पूछता है विच इज हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी, तो आप इसको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए मैंने बताया जो हम कोई भी स्टेट के बारे में देखते हैं वो 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, किसी भी एक फैक्टर से नहीं बनता। दोनों फैक्टर देखने पड़ते हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी कितनी है और पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है, अट्रैक्शन कितना है। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी तो बहुत कम है, और अगर एनर्जी के हिसाब से सोचे तो सबसे ज्यादा पास पार्टिकल बीईसी के ही होने चाहिए थे। बट एक्चुअली व्हाट इज द केस, यहाँ पे जो केस है वो ये है कि एक्चुअली यहाँ पे हमेशा हम स्टार्टिंग से ही बहुत ही लो डेंसिटी की एयर ले रहे हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी इसकी कम है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। बीईसी की अब छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं, कैसे बीईसी डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो कैसे प्लान आउट हुआ था। तो सबसे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट था, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट इज सत्येंद्र बोस। सत्येंद्र बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे इन 1920 में। उनको इस चीज का आइडिया आया, थ्योरेटिकली उन्होंने इस चीज को प्रिडिक्ट किया। उन्होंने थ्योरेटिकली, सत्येंद्र बोस ने 1920 में इस स्टेट को प्रिडिक्ट किया। देन ही टुक हिज वर्क टू एल्बर्ट। ओके, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना काम ले जाके दिखाया। अब वहां पे जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने इसको देखा तो उनको भी ये लगा कि ये काम बिल्कुल पॉसिबल है, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो दोनों ने थ्योरेटिकली इसकी पूरी थ्योरी दे दी कि दिस इज पॉसिबल विद रीजन, कैसे कैसे सब कुछ किया उन्होंने, आइंस्टाइन। ठीक है, सो इन दोनों ने मिलकर काम किया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि इन्हीं दोनों ने इसको सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था। बट दे डिडंट हैव द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज टू मेक इट हैपन। अब इक्विपमेंट क्या चाहिए थे 1920 में, अगर हम टेम्परेचर इतना कूल करें कि हमें -273 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाना है, तो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उस टाइम तक दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो क्या हुआ बेटा, वो इसको प्रिडिक्ट तो कर पाए बट इसको अचीव नहीं कर पाए।
इसको अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर अचीव करने के लिए उस टाइम पे इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो कब ये इक्विपमेंट्स हुए और कब इसकी डिस्कवरी हुई? सो द ईयर 1995 में 2 साइंटिस्ट वर देयर, कॉर्नेल एंड वीमेन। ओके, कॉर्नेल एंड वीमेन, उन्होंने फाइनली इस स्टेट को क्रिएट किया। दे बिलोंग्स टू यूएसए के 2 साइंटिस्ट थे। उनको 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला इस चीज की डिस्कवरी के लिए, इस अचीवमेंट के लिए। जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है उन्होंने क्रिएट किया। दे मेक दिस हैपन, दे मेक दिस हैपन। ओके, और वहां पे क्या हुआ, उनको नोबेल प्राइज भी मिला, किसमें? फिजिक्स में मिला, फॉर अचीविंग बीईसी। 2001 में उनको क्या मिला बेटा? नोबेल प्राइज मिला है। सो दिस वाज द डिस्कवरी कि किस तरीके से ये डिस्कवर हुई है। बीईसी स्टेट जो है 1920 में प्रिडिक्ट हुआ था एंड 1995 में डिस्कवर हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बीईसी। इस पे ज्यादा रिसर्च कुछ भी नहीं हुई है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज बहुत कम पता है हमें। अभी बस इतना पता है इसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, और यहाँ पे सुपर कोल्ड स्टेट होती है -273 डिग्री सेल्सियस पे, और यू कैन से 0 केल्विन पे। टेम्परेचर कन्वर्जन हम आज ही के क्लास में देखने वाले हैं, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। राइट, तो देखो बेटा, आपको ये सारी चीजें हम करा रहे हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारा चैनल है वेद साइंस। ओके, वेद साइंस फाउंडेशन नाम से आपको ये चैनल मिलेगा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ एनटीएससी की डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, एनएससी जीएस की डेडिकेटेड वीडियो मिलेंगी। वहां पे और कुछ भी नहीं होगा बेटा, सिर्फ आपके लिए होगा जो बच्चे 8, 9, 10th क्लास के हैं। स्पेशली डेडिकेटेड टू देम हमारा चैनल है वेद साइंस फाउंडेशन। उसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? वहां पे आपको जल्दी से सारे वीडियोस अवेलेबल करा दी जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा चेंज इन स्टेट, ठीक है? क्योंकि हमने 5 स्टेट के बारे में पढ़ लिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। सबके प्रॉपर्टीज देख लिया, कौन कैसे एग्जिस्ट करता है, फोर्सेस क्या क्या होते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। नाउ इट्स द टाइम टू सी चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कैसे जो मैटर है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल विच आई एम शोइंग यू इज, यहाँ पे आइस क्यूब है और आइस क्यूब मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वही वाटर कन्वर्ट होके वेपर्स बना देता है। तो ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात कर रहे हैं कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, और वहां पे तो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे गैसियस स्टेट भी है और लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। अब हमें देखना है हाउ दिस इज पॉसिबल, ठीक है? प्रैक्टिकली तो हमने बहुत देखा हुआ है, अपने घर में भी, हर जगह, बहुत सारी जगह पर देखा हुआ है किस तरीके से, एक्सक्यूज मी, किस तरीके से स्टेट्स चेंज होती है। बट अभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है वो देखने हैं हमें, हाउ दी स्टेट्स चेंज एंड व्हाट वी नेम देम। ऑलराइट, व्हाट वी नेम देम। तो क्या है? सॉलिड जो स्टेट है उससे लिक्विड स्टेट में आना, द कन्वर्जन ऑफ ए solid to liquid is called melting. Solid to liquid is called melting. यहाँ पे सारे नाम दिए, एक बार ध्यान से सुनेंगे। इन सबकी डेफिनेशन आपको मैं अभी कराऊंगी, क्योंकि ये जरूरी है आपको जानना, ठीक है? तो solid to liquid is called melting, liquid to gaseous is called evaporation. ये लास्ट क्लास में हम कर चुके कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड evaporation. When these vapors condense back, जब ये कंडेंस करती है मतलब गैस से जब वापस लिक्विड आता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से जब वापस सॉलिड बन जाता है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो ये जो प्रोसेस है कौन कौन से हमारे पास? सॉलिड से लिक्विड इज मेल्टिंग, लिक्विड से मेल्टिंग, और फ्यूजन भी कहते हैं बेटा इसको। बहुत जगह फ्यूजन लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? फ्यूजन लिखा होता है, फ्यूजन इज ऑल्सो मेल्टिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हैं हमारे स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है, जिनके अभी हम देखने वाले हैं सारे। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है देन व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। और अगर ये गैस जो है ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, इफ गैस गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड डायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, नॉट टू वरी। ऑलराइट, तो डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन, तो ये है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। ये सारे प्रोसेस हम अभी करने वाले हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ईच स्टेट, ठीक है? तो फर्स्ट इज फ्यूजन, जो मैंने कहा मेल्टिंग को फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट इज फ्यूजन, एक्सक्यूज मी, okay, all right. So conversion of solid state into liquid state in presence of different variables such as temperature, pressure.
is known as fusion. अब यहाँ पे variables क्या है? These are the things which are responsible for the change. ये हम अभी करने वाले हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं और ये किस तरीके से एक्ट करते हैं. तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, प्रोसेस कैसे होगा पूरा वो अभी हम देखने वाले हैं. सो दीज आर द डेफिनेशन. फ्यूजन इज व्हाट? excuse me, conversion of solid into liquid is fusion. Solidification is what? Conversion of liquid into solid. Liquid into solid is called solidification. Vaporization is what? Conversion of liquid into gas is called vaporization. Condensation is what? Condensation is gas अगर convert होती है liquid में, then it's called condensation. What is sublimation? If a solid directly gets converted into gas, ठीक है, solid into gas, it is called sublimation. And if what is deposition? If a gas directly gets converted into solid. तो ये जो है हमारे प्रोसेसेस हैं जिनका नेम यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है. हमने देखा फ्यूजन इज व्हाट? अगर सॉलिड से लिक्विड जाता है फ्यूजन. सॉलिडिफिकेशन लिक्विड से सॉलिड. वेपोराइजेशन अगर लिक्विड से गैस बनता है वेपोराइजेशन. अगर कंडेंसेशन गैस से वापस लिक्विड इज condensation. Sublimation is what? Solid to directly gas is sublimation and gas to solid is what? Deposition. ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे. ऑलराइट, अभी हम देखते हैं ये चेंजेस जो है, ये चेंज इन स्टेट जो है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है. एज यू हैव सीन हियर डिफरेंट वेरिएबल्स, इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स देयर इज समथिंग दैट इज मेंशन्ड, डिफरेंट वेरिएबल्स. व्हाट इज दिस डिफरेंट वेरिएबल्स? तो अभी हम बात करने वाले व्हाट आर दीज वेरिएबल्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर. जब भी एक मैटर स्टेट चेंज करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल. ओके, so these are state variables which are responsible for any state of a matter. अगर एक let's say liquid हम देते हैं water लेते हैं, water कब solid में exist करेगा, कब gaseous state में exist करेगा, कब liquid state में exist करेगा, all this depends upon these variables. These are the variables which defines the state of a substance. All right, so the measurable properties required to describe the state of a system is called state variables. Alright, so any state is decided on the basis of temperature, pressure and volume. अगर हमें पता चल जाए एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हम अनुमान लगा लेंगे कि टेम्परेचर हाई का मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ऐसे ही अगर उस गैसियस स्टेट पे हमने हाई प्रेशर लगा दिया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? हमने कल ही बात किया है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, कि किस तरीके से गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें. एंड अगेन वॉल्यूम. अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास वाटर है और उसको हमने हीट करके उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी थी, तो कौन सी स्टेट होगी जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाती है? दैट इज गैसियस स्टेट, बिकॉज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, let's understand this first. All right, so what is temperature? There are two main scales of temperature. Two main scales of temperature. ठीक है, दो चीजें हैं जहां पे टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड इज डिग्री केल्विन. सॉरी, सेकेंड इज केल्विन. तो फर्स्ट इज सेल्सियस, सेकेंड इज केल्विन. ये दो यूनिट्स है जब हम टेम्परेचर को जहां पे मेजर करते हैं. इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू 273.16. हमारे पास कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है, बाय एडिंग 273 अप्रोक्सीमेटली यू जस्ट नीड टू एड 273. So whatever the temperature in Celsius is given to you, you can convert it into Kelvin by adding 273 into it. So if your temperature is 0 degrees Celsius, then what is the temperature in Kelvin? That is 273.16. All right. So what is this minus 273? Minus 273. What will be the minus 273 temperature? All right. What is temperature in degree Celsius? What if our temperature in degree Celsius is minus 273 degrees? Minus 273 degrees. What will be the temperature in Kelvin? It will be 0 Kelvin. That is called absolute zero. That is called absolute zero. ओके, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं, और 0 केल्विन दैट इज minus 273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 0 केल्विन.
and you know the formula of conversion between degree Celsius and Kelvin here. So what is the SI unit of temperature? Kelvin is the SI unit of temperature. All right, if your room temperature is 25, then what is the temperature in Kelvin? What is the temperature in Kelvin? You just need to add 273. You just need to add 273 plus 25. You'll get the answer. All right, you'll get the answer, that is 298. तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर। ठीक है भाई, तो क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और भी यूनिट है जहां पे हम मेजर कर सकते हैं हमारा टेम्परेचर, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज गिवन एज, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। यहां से बेटा आपका क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्जन का, कन्वर्जन का आ सकता है। तीनों टेम्परेचर के यूनिट्स देख लो एक बार, कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लो। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, 273 ऐड कर देना है। और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी हम देखते हैं। डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास दिया है, अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देन यू जस्ट नीड टू पुट इट इन दिस फॉर्मूला, दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैलकुलेट कर सकते हो, और सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से अगर हम देखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट, इट इज इक्वल टू 33.80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑलराइट, सो दिस इज द टेम्परेचर यूनिट्स जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और ये मेजरमेंट जो है आपको काम आएगी टेम्परेचर कन्वर्जन में। एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है, इसी में हम सारे मेजरमेंट लेने वाले हैं। और एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो एट विच बीईसी स्टेट एग्जिस्ट। ओके, एंड फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, so let's move on to the next one, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब अभी हमने देखा कि जब हम स्टेट चेंज कर रहे थे और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जिसपे हमारी स्टेट डिपेंड करती है, और हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा था, तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट एनी स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। इसको बिल्कुल प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, प्लीज बेटा यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो एक बार इसको, क्या चीज बता रही हूँ मैं यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना की बात करने वाले हैं, जो टेम्परेचर चेंज करने से मैटर के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या हालत होती है उसकी, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे व्हेन ए सॉलिड, हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस से और उसको हम हीट करके गैसियस स्टेट तक लेके जाएंगे। उसके दौरान जो भी चेंजेस आएंगे उनको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज स्लाइटली हीटेड, अभी हमने एक सॉलिड लिया, उसको थोड़ा हीट किया, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी सॉलिड को आप हीट करेंगे उस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ दैट सॉलिड इज इंक्रीज्ड। तो व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज स्लाइटली हीटेड देन द हीट एनर्जी इज गेन्ड। अगर स्लाइटली हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी गेन होती है, वो हीट एनर्जी गेन कर लेता है। टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया, हीट उसने गेन कर ली, ठीक है, हीट गेन कर ली उसने, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई। अब क्या हुआ, द हीट गेन्ड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस ओनली अप टू इट्स मेल्टिंग। ये पॉइंट क्या है कि हमने एक सॉलिड लिया, उसको हमने हीट करना शुरू किया और हम उसको हीट करते जा रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था, बट द मोमेंट इट रीचेज अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट हैपेंस टू दैट मोमेंट, जिस मोमेंट पे वो मेल्टिंग पॉइंट पे रीच करता है, उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे क्या होता है बेटा, उस मोमेंट पे हम कितनी ही हीट प्रोवाइड कर ले, वंस अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग द टेम्परेचर इज नॉट गोना चेंज। हम कितना भी हीट अप्लाई करें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, कि अगर हम किसी भी चीज को हीट करते रहते हैं तो टेम्परेचर का चेंज होने पे क्या असर पड़ता है उस पे। तो कैसे असर पड़ेगा, हमने सॉलिड को हीट करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज, पहले क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होता गया, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आया, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। तो जैसे ही सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ, टेम्परेचर राइज करना बंद कर दिया, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, एक क्वेश्चन आपसे, मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है या जब मेल्टिंग खत्म होती है, या दोनों का एवरेज लेते हैं हम। दिस द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि कैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है वो टेम्परेचर होता है या मेल्टिंग खत्म होती है वो? यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि द मोमेंट मेल्टिंग स्टार्ट्स टेम्परेचर इज नॉट गोना चेंज, कितना भी एनर्जी प्रोवाइड कर लो, ठीक है, हम कितनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच होल ऑफ द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा सब्सटेंस अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। ध्यान से सुन लो इस बात को, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक पूरी मेल्टिंग नहीं हो जाएगी। कोई भी सब्सटेंस अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकता वंस मेल्टिंग पॉइंट इज अचीव्ड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो हम भी पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। वंस मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, एक बार मेल्टिंग पॉइंट आ गया, द हीट सप्लाइड फर्दर डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यही पढ़ा हमने। अब आगे देखते हैं, एक बार मेल्टिंग कंप्लीट हो गई, देन व्हाट नेक्स्ट? लेटर व्हेन होल द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब पूरा सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, देन हीट सप्लाइड फर्दर गोज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दस रेजिंग द टेम्परेचर। अगेन हमने कोई सॉलिड लिया, उसको मेल्ट तो कर दिया, ठीक है, सॉलिड अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस लिक्विड का टेम्परेचर रेज कर रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर रेज कर रहा है। लेट्स से हमने आइस का अगर एग्जांपल लिया और आइस हमारे पास एक सॉलिड था और हीट करना शुरू किया, 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 0 डिग्री पे all of the ice gets converted into liquid state. Now if we are providing excess heat, then this heat is utilized in increasing the temperature of the liquid. लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। कब तक इंक्रीज होगा? द मोमेंट वी रीच अप टू बॉइलिंग पॉइंट। अगेन वो लिक्विड जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा, वंस बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड द हीट सप्लाइड फर्दर डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। अगेन वही केस हुआ, हमने हीट सप्लाई करी और वो जो हीट थी बॉइलिंग स्टार्ट होने पे उसने टेम्परेचर रेज करना बंद कर दिया। अगेन द केस इज सेम, जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हुई तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच होल ऑफ द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड से गैस, बट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है जिसपे पूरा का पूरा लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई पूछता है बॉइलिंग पॉइंट कौन सा, बॉइलिंग स्टार्ट होती है वो या बॉइलिंग खत्म होती है वो? हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉइलिंग शुरू होने से लेके बॉइलिंग खत्म होने तक टेम्परेचर में चेंज आता ही नहीं है। अब ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा ऐसा क्या हो जाता है। वी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। वी आर प्रोवाइडिंग हीट एंड द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग ओनली, व्हाट इज द रीजन? सो वी हैव टू स्टडी दैट। तो देखते हैं लेटर ऑन, when whole of the liquid converts into gas, then the heat supplied further goes to increasing kinetic energy of the gas particles. अब क्या हुआ? गैस में कन्वर्ट होने के बाद अब उस गैस को हम जितना हीट करते रहेंगे वो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो गैस क्या हो जाएगी? गर्म गैस होती जाएगी, इट विल बिकम हॉटर, ओके। तो अब प्लाज्मा नहीं बनेगा इतनी जल्दी, जैसे तुम अभी हीट करते जा रहे हो तो और हीट किया प्लाज्मा बना दे, ऐसे नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लाज्मा के लिए थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर चाहिए हमें। तो अभी हमने 3 स्टेट्स में देखा, सॉलिड से जब लिक्विड कन्वर्ट होता है तो ड्यूरिंग कन्वर्जन द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, एंड ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस अगेन द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग ओनली, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द रीजन ऑफ दिस नॉट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर मेजर किससे करेंगे? वही अपना थर्मोमीटर से टेम्परेचर हम मेजर करते रहेंगे। और हमने देखा बीकर में अगर हम रख रहे हैं और हीटिंग शुरू कर दी है तो टेम्परेचर जैसे राइज होगा थर्मोमीटर में पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, बट जैसे बॉइलिंग शुरू होगी थर्मोमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। वहां से हमें पता चला कि ये चेंज नहीं दिखाता है हीट में, सॉरी टेम्परेचर में। अब कैसे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लेट्स से दिस इज हीट एडेड, इस एक्सेस पे हीट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना है। जितना हम हीट देंगे उतना टेम्परेचर राइज करना चाहिए, बट हियर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर सॉलिड था यहाँ पे और हमने हीट ऐड करनी शुरू की, लेट्स सपोज एट दिस पॉइंट, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे हमने देखा हमने कुछ हीट ऐड करी तो द टेम्परेचर विल बी दिस वन। यहाँ पे वाई एक्सेस पे जो होगा वो हमें टेम्परेचर दे रहा है और एक्स एक्सेस पे जो रीडिंग्स है वो किस चीज के लिए बेटा जी? वो है हीट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सॉलिड को इतनी हीट हमने प्रोवाइड कर दी है, उस टाइम पे टेम्परेचर इतना है, और ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा।
ठीक है। अब एक पॉइंट आ गया जहां पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। अब हमें इस एरिया को देखना है, जब मेल्टिंग स्टार्ट हुई वहां से लेके जब मेल्टिंग खत्म हुई, उनके बीच में हम इतनी सारी इस पॉइंट के बीच में इतनी सारी हीट हम प्रोवाइड कर चुके हैं। बट लेट्स सी ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे तो कोई इंक्रीज शो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कोई इंक्रीज ही नहीं दिख रहा है, हमें इंक्रीज ही नहीं दिख रहा है टेम्परेचर में। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट प्रोवाइड हो रही है। अगेन वंस द मेल्टिंग इज डन, मेल्टिंग होने के बाद हमने अगेन हीट प्रोवाइड की, लेट्स से दिस मच, तो यहाँ का भी रिगार्डिंग जो टेम्परेचर है कॉरस्पॉन्डिंग वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगेन इन दिस केस ऑल्सो, यहाँ पे जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, सॉरी वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो एक्सक्यूज मी, ऑलराइट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो वेयर वी, यहाँ पे हमने देखा था जैसे ही वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ था, वेपराइजेशन स्टार्ट होने पे अगेन हमने इतनी हीट ऐड कर ली सब्सटेंस में, दिस मच हीट इज बीइंग एडेड, बट अगेन द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। द मोमेंट वेपराइजेशन स्टॉप्स, जहां पे हमारा वेपराइजेशन खत्म होगा, बॉइलिंग जो बंद होगी वहीं पे गैस बन जाएगी यहाँ पे, और गैस का टेम्परेचर अब इंक्रीज होने लगेगा। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या दिखा रहा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ हीट। जितना हीट हम ऐड करते जा रहे हैं उस हिसाब से टेम्परेचर राइज करना चाहिए, बट इट इज शोइंग सम ब्रेक पॉइंट्स। लेट्स नाउ लर्न व्हाट आर दीज ब्रेक पॉइंट्स। ऑलराइट, सो दीज ब्रेक पॉइंट्स, ये जो हमें बताएंगे ये किसके बारे में बताने वाले हैं, लेटेंट हीट के बारे में। ऑलराइट, लेटेंट हीट, तो अब इसको देखते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट। वाई नो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फेज चेंज। ऐसा क्या हुआ कि हमने फेज चेंज जब हुआ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ। ओके तो देखते हैं, द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द पार्टिकल्स इन प्लेस। अभी हमने देखा, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी, जो हम चीजें पढ़ रहे थे लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की प्रॉपर्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बोल रहे थे बार बार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब हमने देखा कि जब स्टेट चेंज हो रहा था, सॉलिड्स में क्या थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थे, लिक्विड में कम थे। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे, हमें वो अट्रैक्शन ब्रेक करने थे, वो अट्रैक्शन ब्रेक करने थे। तो वो जो हीट बॉइलिंग के टाइम पे हम दे रहे थे, पूरा बॉइलिंग प्रोसेस में जो हमने हीट प्रोवाइड करी है, दैट हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड्स जो भी थे वहां पे उनके अट्रैक्शन फोर्सेस को ओवरकम कर रहा था। दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे, एनर्जी दे देंगे, सब दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे सारे के सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक ना हो जाए, तब तक वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे वो अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में काम आएगी, ना कि टेम्परेचर रेज करने में। तो टेम्परेचर किस लिए रेज नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे सारी हीट यूटिलाइज हो रही थी कन्वर्ट करने में सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने में। सो दिस इज द रीजन दैट हीट, वो जो हिडन हीट है, जो अनमेजर्ड हीट है, जिसको हम मेजर नहीं कर पाए टेम्परेचर के फॉर्म में, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेट्स नाउ लर्न व्हाट इज लेटेंट हीट, हाउ टू डिफाइन इट। सो that invisible heat energy required to change the phase of a substance is known as latent heat. Okay, that invisible energy which is required for the substance, तो उसको हम कहेंगे latent heat. What is latent heat? Hidden heat, or you can say invisible, or you can say unmeasurable heat जो थी वो है latent heat. Okay, so what is this? Latent means hidden, क्योंकि हम measure नहीं कर पाए उसको, we were not able to measure it. So what is the definition of latent heat of vaporization now? So what is latent heat? We know it is the hidden heat which is utilized to overcome the attractive forces, but what is the definition of latent heat of vaporization? Or you can say what is the definition of latent heat of melting?
Alright, so it is the amount of heat energy, it is the amount of heat energy which is required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point to vapor without any change in temperature. These are the conditions for any heat to be latent heat. First is the temperature should be boiling point पे ही जो हीट होती है उसी को हम latent heat कहते हैं. तो क्या है, amount of heat required to convert 1 kilogram of a liquid into vapors at its boiling point is called latent heat of vaporization. Alright, so if you want to see latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 raised to the power 5 joule per kilogram. It is 10 raised to the power 5. Alright, 10 raised to the power 5 joule per kilogram. So this is the latent heat of water, liquid. तो हमने एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट प्रोवाइड करना पड़ता है पर किलोग्राम ऑफ दैट लिक्विड टू कन्वर्ट इट इनटू gaseous state. So this is latent heat. So this is the reason why the temperature was not changing at that time during the conversion of a phase. All right. So now what is specific heat? One more term which you must know, that is specific heat. अब specific heat क्या होती है? Specific heat of a substance, the amount of heat which is required to raise the temperature of any substance by a unit mass. ठीक है, of a unit mass by 1 degree. तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस लिया हमने यूनिट मास, लेट्स से 1 किलोग्राम का कोई भी सब्सटेंस लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने में, उसका टेम्परेचर लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पे था, वो रूम टेम्परेचर पे था, और अब हमको उसका टेम्परेचर 26 करना है, टेम्परेचर राइज करना है बाय 1 डिग्री, देन दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. Okay, it is called specific heat. So what are the units to measure? So SI unit of specific heat is joule per kilogram per degree Celsius. Joule per kilogram per degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ी पर किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, इट कैन बी रिटन एज जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, सो ये कुछ टर्म्स थी जो हीट की थी. लेटेंट हीट हमने देखा, लेटेंट हीट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द interconversion of state, and this is specific heat that you should know. It is the definition of specific heat. Now let's move on to the next thing, which is pressure, second variable. ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, एक स्टेट किस किस चीज से अफेक्ट होती है उस चीज की बात करते हैं. तो सेकंड वेरिएबल इज प्रेशर. इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी लिक्विड केस में देख चुके हैं, बट लेट्स सी व्हाट इज प्रेशर. सो प्रेशर हमने देखा, प्रेशर देख चुके हैं हम. प्रेशर क्या था लास्ट क्लास में, वी हैव स्टडीड व्हाट इज प्रेशर. इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, जैसे हम अगर गैस की बात कर रहे हैं तो एक यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर पे गैस कितना प्रेशर लगा रही है पर यूनिट एरिया. ठीक है, उस फोर्स को हम कहेंगे दैट फोर्स पर यूनिट कॉल्ड इज प्रेशर. सो व्हाट इज दिस प्रेशर? इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लग रहा है उसको हम कहेंगे प्रेशर. इसको मेजर कैसे करते हैं? जनरली इसकी जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं. एटीएम 1 एटीएम 2 एटीएम. सो यूजुअली हमारा जो नॉर्मल प्रेशर है दैट इज 1 एटीएम. नॉर्मल जो एयर का प्रेशर होता है एट सी लेवल, 1 एटीएम एट सी लेवल. सी लेवल जो है उसको हम आइडियल लेवल मानते हैं. ठीक है, और उस पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, जो गैसेस का, दैट इज 1 एटीएम, और जनरली हम इसी में मेजर करते हैं. बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. सो एसआई यूनिट क्या है? पास्कल. एसआई यूनिट इज पास्कल. और रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में? 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 to 10 raised to the power 5 पास्कल. एक और यूनिट भी होती है प्रेशर की, दैट इज बार. उनमें क्या रिलेशन है? 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.013 बार. ये भी आप याद रख सकते हैं. ओके, और अगर बार और पास्कल का रिलेशन बताना है तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 5 पास्कल. So these are the units and interconversion of the units of pressure. किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे यूनिट्स में. जनरली हम एटीएम में मेजर करते हैं, बट ऐसा यूनिट इज पास्कल. ऑलराइट, सो एक और यूनिट भी इसकी हो सकती है. फोर्स पर यूनिट एरिया इज क्या? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर.
Alright, let's move on to the next one. What is the effect of pressure? So this is the effect of pressure. किस तरीके से हमारा अफेक्ट करता है प्रेशर? मेल्टिंग को, ठीक है, मेल्टिंग को कैसे अफेक्ट करता है, और अफेक्ट हम देख चुके हैं लिक्विफेक्शन में, तो हम देख ही चुके हैं बिल्कुल कल। लिक्विफेक्शन में क्या था, एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर का क्या अफेक्ट था, बिकॉज इफ वी वांट टू कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड, वी वांट टू कंप्रेस द गैस पार्टिकल, वी वांट टू डिक्रीज द इंटरपार्टिकल स्पेस, सो इन दैट केस प्रेशर वाज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर। Okay, so now let's see the other factor which is which depends on the pressure, that is melting. मेल्टिंग भी किसी तरीके से डिपेंड करती है, बॉइलिंग डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट हमने लास्ट क्लास में लिक्विड के केस में बॉइलिंग पढ़ा था, हाउ बॉइलिंग इफेक्ट्स, बॉइलिंग कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट नजदीक आता है। हमने बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसपे बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वैसे बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। दूसरा हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा था लिक्विफेक्शन में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम मेल्टिंग में देखते हैं तो मेल्टिंग में क्या होते हैं, कुछ लिक्विड क्या होते हैं, मेल्ट होके एक्सपेंड कर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं। सो इफ वी अप्लाई हाई प्रेशर ऑन दैट सॉरी, हम यहाँ पे मेल्टिंग की बात करें तो कुछ सॉलिड्स मेल्ट होके एक्सपेंड करते हैं, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं उसकी सराउंडिंग्स में, लेट्स से दिस इज द सॉलिड जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं और इसके चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, और इसका काम क्या है, जैसे ही ये मेल्ट होता है ये एक्सपेंड करता है, ठीक है। बट आपको बाहर से आपको एक्सपेंड होना है, बलून लेट्स से अगर बलून एक्सपेंड करना चाहता है बट बाहर से उसको कोई फोर्स रोक रहा है तो एक्सपेंड नहीं होगा। तो यही केस मेल्टिंग के साथ हुआ, अगर एक सब्सटेंस है जो मेल्ट होकर एक्सपेंड करता है बट वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, तो अगर हाई प्रेशर कंडीशन में मेल्टिंग करेंगे तो वो अफेक्ट करेगी, मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगी। सो व्हाट वी कैन से, फॉर दोज सॉलिड्स which expand on melting, pressure as pressure increases melting point also increases। example are wax and gold, ठीक है, ये क्या होते हैं, मेल्ट करने पे एक्सपेंड करते हैं, ओके। तो दिस इज द थिंग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं सारे चीजों को जो जो यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर में थे। कुछ और टॉपिक्स इसके बचे हुए हैं जो कि हम करने वाले हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें हम गैस लॉज करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कल की, ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कल हम क्या करेंगे, गैस लॉज, और उसके बाद हमारा जो क्लासेस होंगी वो किसकी, PYQs ऑफ दिस चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, सो आई गेस वी आर लेफ्ट विद वन मोर लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। अगर किसी ने ये ही वीडियो देखा, इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे, देन प्लीज डू चेक देम। कहाँ पे मिलेंगे आपको, वेद साइंस चैनल पे मिल जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके, लेक्चर 4th। तो अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, ओके। इस पूरे चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये देखना है, कुछ प्रोसेस है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कौन कौन सी चीज इंक्रीज हो जाएगी। इवेपोरेशन, yes, evaporation depends on temperature, so evaporation increase as we increase temperature. Fusion, what is fusion? It is melting only, melting, so melting also increases as we increase temperature. Diffusion, what is diffusion? Mixing, और mixing के लिए हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज टेम्परेचर। नाउ वी आर लेफ्ट विद सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन क्या है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कूलिंग करनी पड़ती है, ना कि टेम्परेचर रेज करना पड़ता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि अगर ये सारे प्रोसेस है और हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो किसको इफेक्ट करेगा, ये कौन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं जो भी आंसर आपको सही लग रहा है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके। ऑलराइट, let's move on to the next question. The majority of matter in the universe is actually found in, majority of the matter is found in plasma state. आज ही हमने बात की है 90% matter of the universe, we are talking about universe, so it is made up of plasma state only, ओके। तो इसमें तो कोई डिस्कशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आई गेस। नेक्स्ट मूव करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, दिस वन इज, कौन सा ऐसा है जो सब्लिमेशन नहीं होता। तो सब्लिमेशन क्या होता है, हमने बताया था कुछ सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली
वो क्या करते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कुछ सब्सटेंस है, उनके एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज की प्रॉपर्टी ऐसे देख के जज नहीं कर सकते। हम हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं, आगे जाके और पढ़ेंगे तो फोर्सेस के बारे में पता चलेगा, वहां से हम पता लगा सकते हैं। बट अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कैसे, जो कि सब्लिमेबल हो, सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो कौन कौन से है यहाँ पे देख लेंगे, 3 एग्जाम्पल तो यही है, क्योंकि कोई एक ही गलत होगा। ठीक है, सब्लिमेबल सब्सटेंस, फर्स्ट इज आयोडीन इज सब्लिमेबल, ठीक है, देन कैम्फर इज सब्लिमेबल, अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो सब्लिमेबल, बट सोडियम क्लोराइड इट इज कॉमन सोल्ट। देखा है कभी कॉमन सोल्ट रख के गए हो और थोड़ी देर बाद गायब हो गया हो, है? ऐसा तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, मॉइस्चर ऑब्टेन करके वाटर में जरूर कन्वर्ट हो जाता है, बट डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता। इट कैन कन्वर्ट इनटू वाटर, क्योंकि क्या है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने देखा होगा रेनी सीजन में सॉल्ट जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टिकी हो जाता है थोड़ा, तो वो क्या होता है, ये सॉल्ट जो है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करके उसमें डिजोल्व हो जाता है खुद ही। ठीक है, तो इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेबल सब्सटेंस के जो एग्जांपल है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The boiling point of ethane is -88 degrees Celsius. The temperature will be, this temperature will be equivalent to, अब -88 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 में ऐड कर देना पड़ेगा सिर्फ। तो 273, क्योंकि हमने देखा 273.16 है, उसी से हम कन्वर्ट करते हैं। तो 273 -88 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे आएगा ये। एज यू नो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, कैसे करते थे हम, सॉरी, टेम्परेचर इन डिग्री, यहाँ पे हमें केल्विन में निकालना है ना, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे हम, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 टू बी वेरी प्रिसाइज। इस तरीके से करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो हियर व्हाट वी कैन डू इज 273 -88, the answer will be 185 Kelvin. This will be the answer. ओके, ये नेगेटिव में इसलिए माइनस किया, अदरवाइज प्लस ही होता। ओके, तो इस तरीके से यू वेरी वेल नो व्हाट आई एम डूइंग हियर। Okay, so this is boiling point of ethane in terms of Kelvin. Let's move to the next question. Which of the following process या processes release heat? कौन से process से heat release होती है? ठीक है, so कंडेंसेशन क्या है बेटा, लिक्विड से, सॉरी, गैस से लिक्विड में कन्वर्शन। कंडेंसेशन इज गैस टू लिक्विड। तो अब देखो, गैस की एनर्जी हाई होती है, लिक्विड की एनर्जी कम होती है, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी रिलीज करनी पड़ेगी, हीट रिलीज करनी पड़ेगी, तभी तो ये कंडेंस होगा। सो दिस इज करेक्ट आंसर। सेकंड, वेपराइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड से जाने के लिए तो एनर्जी गेन करके जाएगा, सो दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर। फ्रीजिंग इज व्हाट, फ्रीजिंग लिक्विड टू सॉलिड, अगेन एक हाई एनर्जी से लो एनर्जी की स्टेट में मूव कर रहा है, सो फ्रीजिंग इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जब फ्रीज करता है कोई भी सब्सटेंस तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ती है अपनी। एंड मेल्टिंग इज व्हाट, सॉलिड टू लिक्विड, और ये लेस एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, ना कि एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन, if the temperature of an object is 268 Kelvin, 268 Kelvin अगर हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है, वहां पे डिग्री सेल्सियस में कैसा होगा, तो इसको आप कमेंट करके जल्दी से बताएं, कैलकुलेशन करना आप कमेंट करके बता देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताएंगे आप आंसर क्या आएगा। सीधा सा कैलकुलेट करना है हमें, आंसर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कैसे करना है, 273 का ही फंडा है, बस उसको करेंगे आप। तो अभी बेटा हम बात कर लेते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो वीडियोस आ रही है वो किस चीज की होंगी, एनएससी जेएस की वीडियोस होंगी। और एनएससी जेएस की प्रिपरेशन में लग जाओ अभी से, क्योंकि घर पे बैठे रहे और स्कूल के भरोसे बैठे रहे तो इतना कुछ मिलने नहीं वाला है। जैसे कंडीशंस बाहर चल रही है, पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, तो आप प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपको एनएससी जेएस की तैयारी करनी है, आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है, आपको यहाँ पे सारा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब क्या है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है @वेद साइंसेस,
वेद साइंसेस, जिसपे आपको क्या क्या मिलने वाला है, NSE JS,